बुलेटिन में स्वागत है आपको और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। मोदी 3.0 का आम बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। न्यू टैक्स रेजिम में बदलाव देखने को मिला है। 3 लाख रुपए आय तक अब टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख तक की आय पर सिर्फ 5% टैक्स होगा और 7 से 10 लाख तक की आय पर 10%। इसके बाद 12 से 15 लाख तक की आय पर 15% टैक्स देना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई टैक्स रेजिम में राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश किया है। इसमें टैक्स स्लैब की बात करें तो 3 से 7 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख तक की आय पर 10% टैक्स, 12 से 15 लाख तक की आय पर 15% टैक्स और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 किया गया है। मोदी 3.0 का आम बजट पेश हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और किसी की नजर इस बजट पर टिकी हुई थी और अब बजट पेश हो चुका है। इसमें नई टैक्स रेजिम में राहत देखने को मिल रही है। 7 से 10 लाख तक की आय पर बात की जाए तो सिर्फ 10% टैक्स देना होगा और 12 से 15 लाख तक की आय पर 15% टैक्स देना होगा। ये बड़ी खबर। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75,000 किया गया है। मोदी 3.0 का आम बजट पेश हो चुका है और ऐसे में टैक्स पेयर्स के लिए भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल नए टैक्स रेजिम में राहत देखने को मिल रही है। इनकम टैक्स की बात की जाए तो 12 से 15 लाख तक की आय पर 15% टैक्स देना होगा और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स अब देना होगा। मोदी 3.0 के आम बजट की इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब में बदलाव किया गया है। अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़े। वरुण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे 3.0 का बजट पेश हो चुका और ऐसे में सबसे बड़ी राहत फिलहाल जो इनकम टैक्स रेजिम है उसमें देखने को मिल रही है। देखिए जागृति, जैसी राहत की उम्मीद थी वैसी नहीं है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था कि कुछ बेहतर राहत मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 टैक्स रिजीम चलती हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो और आमतौर पर हो क्या रहा है कि दोनों जो व्यवस्थाएं हैं उसको लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन आज जो सरकार ने फैसला लिया है वो कम से कम ये बताता है कि लोग खुद ही ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़ दें। सरकार ने ये व्यवस्था जरूर कर रखी है, लेकिन सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बदलाव किया गया है। और जो बदलाव है वो ये कि 3 लाख रुपए तक की जो सैलरीड है, जो 3 लाख रुपए तक की आय है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद टैक्स लगेगा। ये नए स्लैब बनाए गए हैं और ये जिस तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था 50,000 रुपए वो बढ़कर 75,000 रुपए कर दिया गया है। कुल मिलाकर सालाना 17,500 रुपए बचेंगे। अब 17,500 रुपए की 1 साल की सेविंग आज के समय में क्या ये माना जाए कि ये बहुत बड़ी राहत है। अगर इसको हम देखें तो 1,600 रुपए महीने की लगभग जो ये 1,500 रुपए महीने की जो सेविंग्स है, क्या ये काफी है आज के समय में? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मौजूदा समय में ये माना जा रहा था कि सरकार एक बड़ा फैसला लेगी और जो मिडिल क्लास है उसे बड़ी राहत की उम्मीद थी। जब संसद का जब नई सरकार बननी थी और सदन में नरेंद्र मोदी तीसरी बार नेता चुने जाने थे एनडीए के, तब उन्होंने कहा था कि जो मिडिल क्लास का क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे सुधारना है। उसके बाद भी ये लग रहा था कि शायद एक कुछ बड़ा बदलाव होगा। हालांकि नए टैक्स स्लैब में बदलाव जरूर है और इस नए टैक्स स्लैब में बदलाव से कुछ राहत मिली है, लेकिन ये राहत उतनी बड़ी नजर नहीं आ रही जितनी उम्मीद की जा रही थी। ऐसा कोई बड़ा फैसला सरकार लेती और वो जो राहत है वो भी न्यू टैक्स रिजीम में है। यानी ऐसा लग रहा है कि सरकार खुद चाहती है कि धीरे धीरे जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो अपने आप ही लोग उसे भूल जाएं या वो खत्म हो जाएं। दूसरी कुछ और बातें करते हैं तो जो जोर है वो दिखाई इस तरीके से दे रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण शुरू होगा। ये अगर 4था चरण शुरू होने जा रहा है जिसकी घोषणा की गई है, इसका मतलब ये है गांव में निवेश आएगा। गांव में निवेश आएगा तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा भविष्य में, ये क्लियर हो जाएगा। एक इनकम टैक्स के जो नियम है, जो कानून है, उसकी समीक्षा की जाएगी। ये वो सुधार है जिसकी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अभी इसकी समीक्षा की जाएगी और 6 महीने का समय दिया गया है। उसके बाद इसमें कैसे बदलाव आते हैं वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल उसकी घोषणा कर दी गई है।
क्योंकि गठबंधन धर्म की राजनीति है और ऐसे में हमने देखा कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को खूब सौगात मिली है। बिहार को 37,000 करोड़ से लगभग 40,000 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। विशेष राज्य का दर्जा स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ प्रबंधन के लिए पैसे दिए गए हैं, मंदिरों के रखरखाव के लिए पैसे दिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को नई राजधानी के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन दो राज्यों पर विशेष जो सौगात है वो दी गई है, जिसके जो माना भी जा रहा था कि वो होना है। मोदी 3.0 का पहला बजट, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, गांव की ओर वापस एक तरीके से कह सकते हैं कि काफी जोर दिया गया है। कुछ सुधार भी किए गए हैं, कुछ सख्ती भी की गई हैं, लेकिन इन सबके इतर जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, जिसे बैकबोन कहा जाता है, वो कुछ और बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा था। 17,500 रुपए की राहत उसको फिलहाल यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है सालाना। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्या 17,500 रुपए की राहत काफी है एक मध्यम वर्ग के लिए, ये एक सवाल रहेगा। कुछ ही देर में प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, प्रधानमंत्री भी इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, वो तमाम चीजें हमारे सामने आएंगी, संसद से जो नेता है वो बाहर आएंगे और वो अपनी अपनी बात रखेंगे, उन्हें भी हम सुनेंगे। पर फिलहाल कोई बहुत मेजर इनकम टैक्स रिजीम में जो चेंजेस हैं वो नहीं दिख रहे हैं। हालांकि न्यू स्लैब में जो बदलाव है, वो नई स्लैब अब हमारे सामने है, जो भी आप दर्शकों को बता भी रही थी कि 3 लाख रुपए से ऊपर के बाद, 7.5 लाख रुपए से ऊपर के बाद किस तरीके से उसमें चेंजेस हैं। तो एक उस लिहाज से राहत है नौकरी पेशा वर्ग के लिए, जो मिडिल क्लास है उसकी आय के लिए, लेकिन कुछ और उम्मीदें यहाँ पर की जा रही थी। बिल्कुल वरुण जी, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि कुल मिलाकर के जो बजट पेश हुआ है वो इस बार किस पर केंद्रित रहा है, किसको फोकस रखकर इस बार सरकार ने बजट पेश किया है? देखिए, सरकार ने जो डिवीजन किया है उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। मुद्रा लोन सरकार अपनी बड़ी कामयाबी मानती रही है कि जब रोजगार की बात होती है तो सरकार ने कहा कि लोग खुद से अपना जो बिजनेस है उसे शुरू कर सकें, तो मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए तक थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। पर यह सवाल ऐसे समय में है जब यह कहा जाता है कि बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। अगर बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है तो उस समय में सरकार ने एक फैसला लिया है, क्योंकि रोजगार के साधन उपलब्ध कराना या खुद का रोजगार शुरू करने के लिए या खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए जिस लोन की आवश्यकता है उसके एक आंकड़े को सीधा डबल कर दिया गया है। उसका इम्पैक्ट देखना होगा। 3% की ब्याज दर से जिस तरीके से स्टूडेंट्स लोन पे फोकस किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि मूलतः जो फोकस है वो यूथ पर है, वो जॉब पर है। और खुद आर्थिक सर्वेक्षण में माना गया था कि 2036 आते आते हर साल देश में 80 लाख नौकरियों की जरूरत होगी। तो उस स्तर पर रोजगार कैसे सृजित होंगे मौजूदा समय में, और जो पूरी वर्ल्ड की इस वक्त एक स्थिति है, जो ग्लोबल हालात हम देख रहे हैं, उन सबके बीच में चुनौतियां हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, राजकोषीय घाटे पे कुछ खबरें ये है कि सरकार नियंत्रण कर पा रही है, लेकिन फिलहाल इस बजट में एक चीज जो और है वो हम बता देते हैं कि मोबाइल फोन सस्ते हो रहे हैं। अब मोबाइल फोन सस्ते हो रहे हैं, मोबाइल फोन के उपकरण, चार्जर ये सस्ते हो रहे हैं। महिला गृहिणियां, उनके लिए भी एक खबर है कि जो सोना, चांदी और प्लैटिनम है वो सस्ता हो रहा है। चमड़े का सामान जो है वो सस्ता हो रहा है। एक विषय बहुत बड़ा रहा है देश में, वो ये कि बीमारियां जो हैं, जो कैंसर की दवाइयां हैं हमारे देश में, वो बहुत महंगी हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इलाज नहीं करा पाते। तो 3 प्रमुख दवाइयां जो बताई गई हैं वो यहाँ पर सस्ती की गई हैं, उन पे से जो ड्यूटी है वो कम की गई है, हटाई गई है। तो इस तरह से बहुत सारे फैसले हैं जिनकी डिटेल में जाना होगा, तो हम देखेंगे कि सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो लोगों के लिए राहत भरे हैं, और एक तरीके से डिवीजन जो है वो किया गया है। पर फिलहाल अभी अगर हम और बजट को पढ़ें तो समझेंगे कि इसमें बहुत कुछ होना अभी और है था, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आप देखिए, पहले हमने देखा है कि 2-2 घंटे से ऊपर के बजट भाषण हुए हैं। अब वो चीजें जो है वो थोड़ी कम है। सरकार के पास जो था कि वो एक हाथ से कितना दे सकती है, दूसरे हाथ से कितना जुटा सकती है, उन सबके बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी था। उस लिहाज से सरकार ने किया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा छूट देने की स्थिति में सरकार थी नहीं, इसलिए उसने एक तरीके से एक राहत के छींटे जरूर मारे हैं, महंगाई की उमस में राहत के छींटे जरूर मारे हैं, लेकिन ये कितना काफी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन में बजट कितना कामगार है, कितना आगे तक ले जाने वाला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, और जिस तरीके से युवाओं की तरफ से भी रोजगार की मांग उठती आई है, और इस बार हमने दो बड़े ऐलान देखे युवाओं के लिए भी। एक तो 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, और दूसरा एजुकेशन लोन में जो ब्याज है उसमें अब युवाओं को छूट दी जाएगी। तो थोड़ी राहत युवाओं के लिए भी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि यूथ का एक विषय इस समय सरकार के सामने बना हुआ है, और उस लिहाज से बिल्कुल वरुण जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की बाइट। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है। और फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। अपोजिशन पार्टी ने किया मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं, क्योंकि अच्छा बजट और देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से अपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नजरअंदाज किया, कहीं ऐसा नजर नहीं आता। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है, खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए ग्रीन बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर के लिए जो छूट दिया है, और कैंसर पेशेंट के लिए जो छूट दिया गया है दवाइयों के लिए, ऐसा बजट आज तक आपने कभी देखा नहीं। मोदी 3.0 का आम बजट पेश हो चुका है, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी, उनका बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया है। खासतौर पर बात की जाए तो न्यू टैक्स रिजीम में थोड़ी राहत देखने को जरूर मिली है। 3 लाख तक की आय वालों को अब किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसके बाद 7 लाख तक की आय वालों पर 3% टैक्स लगेगा। ये बड़ी खबर। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? और लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ समाचार संपादक वरुण गोयल जी लगातार बने हुए हैं। वरुण जी, जिस तरीके से अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की भी बयान सामने आया, उनका कहना है कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। देखिए, ये परंपरा है कि जब बजट पेश होता है तो सरकार तारीफ करती है और विपक्ष कहता है कि बजट में कुछ नहीं था। मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट प्रवीण कुमार जी जुड़े हुए हैं। अगर प्रवीण जी जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा। हाँ, प्लीज बताइए। हाँ जी, बताइए। या न्यू जो टैक्स रिजीम में स्लैब में चेंजेस हैं, इसका इम्पैक्ट कितना है? 3 लाख रुपए से ऊपर तक की आय जो है अब उस पे टैक्स लगना है, या 7,75,000 रुपए तक की आय तक जो है वो टैक्स फ्री हो गई है? ये एक बार समझाइए। 3 लाख रुपए से ऊपर और 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा, ये प्रपोज की जी। ये थी सिर्फ 5 लाख तो अब है, और उसके बाद भी टैक्स रेट के अंदर जो छूट बढ़ाई गई है तो इसका बेनिफिट तो रहेगा, बट उसके अलावा जो पैसे है दक्षिणा 50,000 से 75,000 होना एक बहुत बड़ी छूट है। और प्रवीण जी, फायदा जी बोलिए। बहुत रहेगा जो नॉर्मल शेड्यूल क्लास है, मध्यम वर्गीय। जी, प्रवीण जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। अगर वो ठीक से कनेक्ट हो पाए तो मुझे बताएं ताकि मैं उनसे अगला सवाल कर पाऊं। तो जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि ये जो बदलाव है, इससे जो सैलरीड क्लास है उन्हें राहत मिलेगी।
लेकिन ये राहत कितनी बड़ी है और क्या और ज्यादा की उम्मीद की जा रही थी और उसके मुकाबले ये जो राहत है ये क्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान है या वाकई सरकार इतना ही कर सकती थी? बिल्कुल। और प्रवीण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? बिल्कुल प्रवीण जी, जिस तरह से बजट पेश होने से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि इस बार इनकम टैक्स में या टैक्स रिजीम में राहत जरूर मिल सकती है। राहत की बात भी सरकार की ओर से जरूर की गई है, लेकिन क्या ये काफी है? अब देखिए, किसी की इच्छाओं को पूर्ण करना तो बहुत मुश्किल रहता है, बट आई थिंक जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है बेनिफिट, वो बहुत अच्छा दिया है और उम्मीद से ज्यादा दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में इंक्रीज करना 50,000 से 75,000 तक, और नए रिजीम में टैक्स के रेट्स के अंदर छूट देना, तो इससे एक मध्यमवर्गीय सैलरीड क्लास को बहुत फायदा होने वाला है। जी, हमारे साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी भी लगातार बने हुए। वरुण जी, प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका कोई प्रश्न? जी प्रवीण जी, एक सवाल ये है कि क्या जो सरकार ने आज घोषणा की है न्यू टैक्स रिजीम में, क्या सरकार की कोशिश ये है कि धीरे धीरे लोग खुद ही ओल्ड टैक्स रिजीम से बाहर आ जाएं, या ओल्ड टैक्स रिजीम धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाए, सरकार को ऐलान ना करना पड़े? क्या आज की जो घोषणा है ऐसा इंडिकेशन देती है? ये वाला इंडिकेशन हमारे को पिछले 3 साल से मिल रहा है वरुण जी। हर पर्सपेक्टिव से यही लग रहा है कि सरकार पुराने रिजीम को खत्म करना चाहती है, बट अपने आप से नहीं कह रहे हैं, बट नए रिजीम में ज्यादा इंसेंटिव देके, और वो यही कर रहे हैं कि धीरे धीरे लोग पुराने रिजीम में टैक्स फाइलिंग करना बंद कर देंगे और नए रिजीम में ही जाएंगे। ये पहले पिछले 3 साल से ये नजर आ रहा है, और इस बार के बजट में ये चीज और एम्पलीफाई हो गई है और ज्यादा क्लियरली बता दी गई है। तो धीरे धीरे अगले 1-2 साल के अंदर अंदर सब लोग नए रिजीम में ही आएंगे। प्रवीण जी, ये जिस तरीके से हम बदलाव देख पा रहे हैं, जो सरकार की ने ये घोषणा की, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया, एक मिडिल क्लास जो है उसकी उम्मीदें रहती हैं कि उसकी सेविंग्स कुछ हो जाए। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा है नहीं, वो खर्च हो, मार्केट में कैश फ्लो रहे या पैसे का फ्लो रहे, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऐसा माने हम? वरुण जी, ऐसा है कि अगर आपकी तनख्वाह 5 लाख है या आपकी तनख्वाह 7 लाख है, तो पहले लोग ये सोचते थे कि इसमें से 1.5 लाख रुपया तो हम बचाएं, लेकिन अब 5 लाख रुपए पे अगर वो नए रिजीम में जाते हैं तो सारा का सारा 5 लाख उनके हाथ में आता है फॉर देयर ओन एक्सपेंसेस। फॉर अ मीडियम साइज मध्यम वर्ग की जो फैमिली है, उनके लिए सारा पैसा अपने डिस्पोजल पे आना, ये एक बहुत प्रशंसनीय कदम है। आप देखिए कि उनके हाथ में सारा पैसा आ रहा है खर्च करने के लिए। पहले वो जो सेविंग के नाम पे होना और पीपीएफ में डिपॉजिट करना, सेविंग के लिए प्रेशराइज किया जाता था, तो पैसा तो उनके हाथ से जाता था, लेकिन वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते थे। और ये बहुत टाइम से डिमांड थी। ये इस तरीके का सिस्टम एक जमाने में ठीक था, लेकिन अब जमाना बदल गया है, तो अब देयर इज अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रवीण जी, क्योंकि हम चलते ही ऐसे थे कि जैसे मान लीजिए कि गृहिणी ने कहा कि इस बार ऐसा कर लेते हैं, तो सैलरीड क्लास जो आदमी है वो कहता था नहीं, इसकी हमें टैक्स सेविंग एफडी करवानी है या इसको हमें एलआईसी में डालना है, तो वो पैसा जमा हो जाता था, वो हाथ में खर्च करने के लिए नहीं आता था। अब चीजें बदल रही हैं। हाँ जी, अब यही फायदा है। अब आपके हाथ में जितनी सैलरी है वो सारी सैलरी आप खर्च करें, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स जो लगना है वो सेविंग करने के बाद जो आप करेंगे उससे भी कम लगेगा। तो ये नई रिजीम हमारी सरकार का यही एक प्रयत्न है कि सारा का सारा पैसा आप अपने ऊपर खर्च करें। जी, 17,500 रुपए की बचत को लेकर प्रवीण जी कई सवाल उठ रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि ये 1,500 रुपए महीने के हिसाब से हुआ और उम्मीद थोड़े और ज्यादा की थी। अगर आप मेरा सुबह का डिस्कशन सुनेंगे तो मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इलेक्शंस हो चुके हैं और इनके पास कोई रीजन नहीं था कि आम आदमी को बहुत ज्यादा खुश किया जाए। इनका फोकस सिर्फ ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए था। बट आई थिंक जो इन्होंने किया है सरकार ने,
एक आम आदमी को दिमाग में रखते हुए और एक अच्छा कदम है। 17,000 भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है। टैक्स बचना एक प्रशंसनीय कदम है। जी प्रवीण जी, अब क्योंकि आपने कहा सरकार आ गई है, चुनाव हो गए हैं, ठीक है, और राज्यों में चुनाव तो 5 साल चलते रहेंगे। स्ट्रॉन्ग डिसीजन जैसी कोई चीज आपको दिख रही है, या कई बार हम देखते हैं कि बड़ी उदारता दिखानी पड़ती है सरकारों को, जिस तरीके के नंबर्स सरकार के नहीं आए जैसे वो उम्मीद कर रही थी। इस बजट को आप बैलेंस बजट मानेंगे? सर, बैलेंस बनाने के लिए आपको बिहार और आंध्र प्रदेश को अलग करना होगा, उसके बाद बैलेंस है। नहीं, वो तो 41,000 करोड़ और 15,000 करोड़ इस तरह के, वो तो खैर होना था, लेकिन उसके बाद बैलेंस है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बहुत डिप्लोमेटिक है और बहुत अच्छा बजट है। 5.1 से 4.9% पे लेके जाना घाटे को, और टैक्स को बैलेंस करना, सिर्फ 7,000 करोड़ से डिफरेंस लाना, ये बहुत मुश्किल काम था ये वाला। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बैलेंस किया है और जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, काबिले तारीफ। ये शुरुआती 1 घंटे जब तक निर्मला जी बजट भाषण पढ़ती रही, जो सेंसेक्स था वो दम साधे खड़ा रहा, और समापन होते होते उसने एकदम से वो लुढ़क गया। हालांकि पिछले 5 बजट में 3 बार ऐसा हुआ है कि जो सेंसेक्स है वो नेगेटिव में गया है। ये जो मार्केट रेड हो गई है, वजह क्या लग रही है आपको? देखिए, जैसे ही आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छेड़ेंगे, एफएनओ ट्रेड को छेड़ेंगे, मार्केट इमीडिएट रिएक्ट करेगा ही करेगा। ये तो जिस मोमेंट पे उन्होंने जिस तरीके से टोन शुरू किया कि हम सिंप्लीफाई करेंगे और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उसी टाइम समझ में आ गया था कि मार्केट्स को ये वाला जो स्टेप है पसंद आने वाला नहीं है। हालांकि लोग पीछे से कुछ उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ऐसा होगा कि एफएनओ में बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ना कुछ स्टेप लिए जाएंगे। अगर आप कल का इकोनॉमिक सर्वे भी देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारा लिटरेचर शेयर मार्केट के बारे में है, और लोगों को बार बार चेतावनी भी दी जाती है कि आप थोड़ा सा शेयर मार्केट में डे ट्रेडिंग से या सट्टा बाजार से थोड़ा दूर रहें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट बुल मार्केट है इस टाइम, तो उम्मीद की जा रही थी कि इसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होगी, और जैसे ही वो हुआ, शेयर मार्केट को ये पसंद नहीं आया, और उसी वजह से ये जो रेड में आया है मार्केट, तो ये नेचुरल है। तो अब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात हो रही है, ये जो जिस तरह के चेंजेस हैं, मतलब लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और आज का जो लॉस है, अभी देखिए मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं कि उधर 17,500 बजे उससे ज्यादा का नुकसान उन्हें आज मार्केट में हो गया। ठीक कह रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट तो शेयर मार्केट है ना, कभी बेनिफिट भी होता है, कभी अगर 4 जून को देखें तो मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ गया था। लेकिन ये तो शेयर मार्केट का एक कैरेक्टरिस्टिक है, कभी भी ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो लेकिन अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो फिर कंपनी का शेयर रखा जा सकता है लंबे टाइम के लिए। प्रवीण जी, नंबर कितने दे रहे हैं आप इस बजट को 10 में से ऑनेस्टली? मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं 6 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा लिबरल भी नहीं है और बहुत ज्यादा कुछ ऐसे स्टेप्स भी नहीं उठाए गए हैं जो कि एक्सेप्ट कि वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे टैक्स को, वो प्रशंसनीय है। लेकिन जब तक वो होता नहीं है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पे चैलेंज आएंगे गवर्नमेंट को पास करवाने के लिए। तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक बजट बनाया है, 6 और 7 के बीच में नंबर होने चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए और जो पॉइंट्स हैं वो समझाने के लिए। लेकिन मैं चलते चलते आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि एक बात रहती है जॉब ओरिएंटेशन की, एक बात रहती है महंगाई की। इन दोनों फ्रंट पे कुछ होता हुआ दिखाई देता है इस बजट से? मुझे नहीं लगता कि महंगाई पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जॉब फ्रंट पे इन्होंने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, स्पेशली जो
इंटर्नशिप 500 कंपनीज में देने का ये जो प्रोविजन है ये बहुत एनकरेजिंग है, लेकिन महंगाई पे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी जुड़ने के लिए और हमें इस बजट की बारीकियां समझाने के लिए। तो आप सुन रहे थे प्रवीण जी, और जो सुबह भी हमारे साथ थे और फिलहाल वो बता भी रहे थे कि किस तरीके से सरकार ने मिडिल क्लास को राहत दी है, स्लैब में बदलाव हुआ है, न्यू टैक्स रिजीम। देखिए हमारे यहाँ 2 टैक्स रिजीम चलती हैं, ओल्ड और न्यू। कुछ लोग ओल्ड में फाइल करते हैं, कुछ लोग न्यू में फाइल करते हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले प्रेशर रहता था सैलरीड क्लास पे कि उसको कुछ सेविंग्स करनी है अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए, लेकिन अब उसके हाथ में पैसा है, अब वो खर्च कर सकता है। 17,500 रुपये सालाना की राहत है, लोग और उम्मीद कर रहे थे। प्रवीण जी कह रहे हैं कि इतना मिला है वो ही काफ़ी है। जॉब फ्रंट पे सरकार क्या कर पाएगी ये देखना होगा। बिहार को और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज नहीं मिला है, लेकिन सौगातें बहुत मिली हैं। उसके बाद ये बजट जो है वो सबके सामने है। प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सदन के बाहर से लगातार आ रही हैं, संसद के बाहर से आ रही हैं। नेता जो है वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं और ये हमेशा से होता आया है। सरकार कहती है ये विकास का बजट है, देश को प्रगति पर ले जाने का बजट है, और विपक्ष कहता है इस बजट में कुछ नहीं है। और ये परंपरा राज्यों में, देश में हमेशा से रही है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया भी इस बजट पे हमें देखने को मिलेगी।